एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन 2025 जो सामान्य विज्ञान की बुक है, उसमें जो भौतिक विज्ञान का पोर्शन है यानी फिजिक्स का, उसको कवर करने जा रहे हैं। और ये फिजिक्स का पहला क्लास होगा दोस्तों। इससे पहले मैंने अगर सामान्य विज्ञान की बात करें तो बायोलॉजी का पूरे 10 घंटे से अधिक का, आई थिंक 11 घंटे, साढ़े 11 घंटे की वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। बाकी इसके अलावा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो सारे मैंने कवर किया है। हालाँकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन सबकी मैंने सब्जेक्ट वाइज़ प्लेलिस्ट बना रखी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर का प्लेलिस्ट जाकर के विज़िट कर सकते हैं। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ऐसे वीडियो आपको देखने को मिल जाएँगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि जो बुक है वो 2025 एडिशन है। तो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएँगे। और जो पहला टॉपिक है हम शुरू करने वाले हैं वो है इकाई का, यानी कि यूनिट्स का। तो इकाई कह लो या फिर मात्रक कह लो, यूनिट्स से संबंधित जो टॉपिक है उसको पहले हम कवर कर रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों आप जितने भी एग्ज़ाम देखेंगे, इवन चाहे एसएससी या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो या और किसी भी स्टेट का अपना एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपको यूनिट्स से रिलेटेड कभी न कभी किसी भौतिक राशि का मात्रक ज़रूर पूछा जाता है। और हर एक क्वेश्चन में ऐसा एक आध क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है। इसलिए दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो ये वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर जाएँ। अब मैं शुरू करते हैं दोस्तों। पहले बुक की नोट्स हम कवर कवर करेंगे हमेशा की तरह। उसके बाद हम आएँगे क्वेश्चन पे। तो पहले देखिए दोस्तों, इकाई या मात्रक होता क्या है, ये सब हम समझेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आई होप कि ये जो क्लास है आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेगी। पहले आप लास्ट तक देख लीजिए। मैं कोशिश करूँगा हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझा करके बताया जाए, ताकि आप इज़िली उसको समझ पाएँ और याद रख पाएँ। दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं। इस मानक को कोई नाम दे देते हैं, और इसी को उस राशि का मात्रक यानी कि यूनिट कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। देखिए, कोई राशि है, जैसे मान लो कोई भी मैं क्वांटिटी ला लूँ, मान लो मैंने फोर्स मान लिया, यानी कि बल। अब मान लो ये कोई दीवार है या पत्थर है, इस पे मुझे इधर से बल लगाना है। अब आपसे पूछा जाए कि कितना बल हमने लगाया, तो अगर आप 5 कह देते हो यहाँ पर कि हाँ, मैंने 5 बल लगा दिया। अब मैंने आपको कहा कि ठीक है, आप आलू खरीद लो, और आपने आलू खरीदा। मैं पूछूँ आपने कितना आलू खरीदा, और आपने बोल दिया 5। आपने ये नहीं बताया कि 5 किलो या फिर 5 संख्या है आलू का, 5 ग्राम है, ये आपने नहीं बताया, बस 5 बता दिया। ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है, आप स्थान ए से स्थान बी तक दौड़ के जाओ। आपको यहाँ पर रनिंग करनी है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना दूरी तय किया, तो आपने यहाँ भी बोला कि 5। तो अब तीनों बार अगर केवल आप 5 बोलेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को जाकर के लिख दिया आपने कि ठीक है 5, 5, 5, इसमें से बताओ कौन-सा बल है, कौन-सा आलू है, और कौन-सा आलू की मात्रा है, और कौन-सा तय की गई दूरी है। तो केवल 5-5 लिखने से कोई ये नहीं बता पाएगा कि इसमें कौन-सा डिस्टेंस है, कौन फ़ोर्स है, कौन इसमें आलू का मास है या उसका वेट है, कोई नहीं कह सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर उसका यूनिट ज़रूरी होता है कि एक यूनिट फ़िक्स कर दिया जाए, ताकि ये पता चल सके कि वो कौन-सी राशि है, किस राशि का वो मेज़रमेंट है, किस राशि का वो माप है जो हमने मापा है। जैसे मान लो मैं 5 मीटर या 5 किलोमीटर अगर बोलता, तो इससे ये पता चल जाता कि अच्छा ये डिस्टेंस का है या लंबाई का है। ठीक है? अगर मैं बोल देता ये कि देखो ये 5 केजी है, सॉरी 5 केजी, तो ये पता चलता कि ये 5 केजी क्या है, द्रव्यमान है, मास है। किसका? आलू का या किसी भी चीज़ का, कम से कम मास है, इतना तो पता चल जाता। अगर मैं इसको बोलता कि ये 5 न्यूटन है, तो ये पता चल जाता कि अच्छा ये फ़ोर्स है, बल है। तो इसीलिए दोस्तों, कोई भी भौतिक राशि हो, उसका जो मान होता है या उसका मैग्नीट्यूड कह लो, परिमाण कह लो, वो हमेशा किसी न किसी यूनिट में हम लोग दर्शाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो कौन-सी राशि है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, राशि का मान निकालने के लिए या उसको व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए। और इसीलिए मात्रक को बनाया गया है।
आपने यहाँ पर देखा भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को हम मानक मानते हैं और जब उस मानक का कोई नाम देते हैं, जैसे न्यूटन हमने नाम दे दिया, समय के लिए हमने सेकंड नाम दे दिया, केल्विन नाम दे दिया, ठीक है? तो ये सब जो नाम दे रहे हैं हम, मीटर हो गया, ये जो भी नाम दे रहे हैं ये सब क्या हो गया, आपका भौतिक राशियों के मात्रक हो गए। अब आप देखिएगा कि भौतिक राशियों के मापन के लिए कई प्रकार से मात्रक लिखे जाते हैं और इसमें 4 जो हैं वो प्रमुख पद्धतियां हैं, सिस्टम हैं इनको व्यक्त करने का, जिसमें पहला है सीजीएस सिस्टम, दूसरा आपको एफपीएस सिस्टम, तीसरा एमकेएस सिस्टम और चौथा एसआई सिस्टम चलता है। तो आप देखिएगा सीजीएस सिस्टम का क्या मतलब है। सीजीएस सिस्टम सीधे तौर पर इसमें समझिए कि पहला लंबाई के लिए है, दूसरा जी जो है ये द्रव्यमान के लिए यानी मास के लिए, एंड एस जो है ये किसके लिए है दोस्तों, एस है टाइम के लिए। तो ये तीनों जो ये जो सिस्टम लिखा गया है इसमें नाम याद रखना है। पहला हो गया दूरी के लिए यानी लंबाई के लिए, दूसरा मास के लिए और तीसरा टाइम के लिए। तो आप देखिएगा इस पद्धति में लंबाई, पहला लंबाई के लिए है, लंबाई के लिए, द्रव्यमान के लिए तथा समय के लिए जो मात्रक होता है, लंबाई के लिए सेंटीमीटर इसीलिए सी लिखा है, ठीक है। ग्राम हो गया किसके लिए, मास के लिए, द्रव्यमान के लिए, तो यहाँ पर जी इसलिए लिख दिया गया है ग्राम के लिए, और समय के लिए क्या है, सेकंड है, और सेकंड को हम SECOND लिखते हैं, इसीलिए सेकंड का S यहाँ पर आ गया है और इसका नाम है सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम का मतलब हुआ सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति, जिसमें सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक है, फिर ग्राम जो है ये द्रव्यमान का मात्रक है और सेकंड जो है ये समय का मात्रक है, इसीलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या फिर सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या फिर मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। आप देखिएगा यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन 3 राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं कहा जा सकता है। अतः इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। आप आगे पढ़ेंगे दोस्तों, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि 2 होता है, एक होता है मूल राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न, डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मूल जो मात्रक हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इनको लिखने के लिए किसी और मात्रक की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि जब हम व्युत्पन्न मात्रक निकालेंगे तो मूल राशियों की सहायता से ही इनको हम व्यक्त कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखिएगा अब आगे हम दूसरा जो सिस्टम है इसको देखते हैं। दूसरा सिस्टम है दोस्तों यहाँ पर, अच्छा आप यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि मूल राशियां जो होती हैं या मूल जो मात्रक होते हैं वो तो 7 होते हैं। तो दोस्तों 7 होते हैं, जिसमें आपका टेम्परेचर के लिए आता है केल्विन, आगे ज्योति तीव्रता मापने के लिए आ जाता है कैंडेला, फिर ऐसे ही विद्युत धारा के लिए एम्पियर आ जाता है। तो वो सब दोस्तों एसआई सिस्टम का भाग है, 7 होता है एसआई सिस्टम में, इसमें नहीं। तो इसमें केवल 3 ही है। आगे बढ़ें, अब दूसरा था अपने पास एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में वैसे ही है, एफ फिर से दूरी के लिए होगा या लंबाई के लिए, पी द्रव्यमान के लिए और एस किसके लिए, समय के लिए। तो इसको ब्रिटिश सिस्टम हम कहते हैं। और इस पद्धति में दोस्तों लंबाई, द्रव्यमान और समय के जो मात्रक हैं वो फुट है लंबाई के लिए, पाउंड है द्रव्यमान के लिए और सेकंड है समय के लिए। तो फुट किसके लिए, एफ, पाउंड का पी यहाँ पर है और सेकंड का एस यहाँ पर है। तो एफपीएस सिस्टम का मतलब हुआ लेंथ का यूनिट होगा फुट, फिर मास के लिए हो जाएगा पाउंड और सेकंड हो जाएगा किसके लिए, समय के लिए। अब आता है ऐसे ही तीसरा एमकेएस सिस्टम, ये भी वैसा ही है। आप देखिएगा लंबाई के लिए मीटर होगा यूनिट, द्रव्यमान के लिए क्या होगा, केजी यानी किलोग्राम, और समय के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये एमकेएस सिस्टम हो गया। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट में भी अभी लागू है और यही ज्यादातर देखा जाता है, इसी के बारे में ज्यादातर पूछा भी जाता है क्वेश्चन, तो ये है एसआई पद्धति। वर्ष 1960 की बात है, जब पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल का महाधिवेशन आयोजित किया गया था और उस समय इस सिस्टम को स्वीकार किया गया था। किसको, एसआई सिस्टम को। तो एसआई पद्धति अपनाया कब गया, 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल का महाधिवेशन जो किया गया था उसमें।
वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है और इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। मैंने बोला ना कि एसआई सिस्टम में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। अब देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपको याद रखना है दोस्तों, एसआई सिस्टम में कितने मूल मात्रक हैं? कितने मूल मात्रक पूछे या मूल राशि पूछे, दोनों ही केस में आंसर 7 होगा दोस्तों। फंडामेंटल क्वांटिटीज पूछी जाए या फंडामेंटल यूनिट्स पूछे जाए, दोनों ही केस में 7 आंसर होगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हुई? देखो यहाँ पर राशि दी हुई है। लंबाई हो गया, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर, करंट हो गया और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और यहाँ पर पदार्थ की मात्रा हम जिसको बोल सकते हैं, या पदार्थ का परिमाण। आप देखिएगा सबके यूनिट्स भी यहाँ गिवन हैं, और यूनिट लेंथ के लिए है मीटर, और इधर उसके लिए जो संकेत है, सिंबल है, वो दिया गया है मीटर। फिर द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यानी कि केजी। ध्यान दीजिएगा केजी में स्मॉल के है और जी भी स्मॉल है। फिर समय, इसके लिए यूनिट है सेकंड, और इसके लिए जो सेकंड के का एस लिखा जाता है, ये स्मॉल एस है, ध्यान दीजिएगा। फिर टेम्परेचर का एसआई यूनिट हो गया केल्विन, इसके लिए कैपिटल के इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैपिटल की है। और विद्युत धारा के लिए, करंट के लिए एम्पियर, कैपिटल ए है। और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, इसका एसआई यूनिट है, और इसको स्मॉल सी और स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। और पदार्थ का परिमाण, इसको मोल में मापा जाता है, यानी कि इसका एसआई जो यूनिट हुआ वो मोल हुआ, और इसका जो सिंबल है या फिर जो संकेत है वो स्मॉल MOL है, स्मॉल लेटर्स में। तो ये याद रखना है। ये हैं मूल राशियां और मूल मात्रक उनके। इसके अलावे पूरे फिजिक्स में जितनी भी राशियां आपको देखने को मिलेंगी वो व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। व्युत्पन्न का मतलब कि उनको अलग से क्या किया गया है दोस्तों, डिराइव किया गया है, कोई फॉर्मूला सेट करके या नया डेरिवेशन से उसको निकाला गया है, तो उनको डिराइव्ड यूनिट भी कहते हैं। सॉरी, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे और उसके यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। तो राशियां जो मूल हैं और जो मात्रक मूल हैं उनकी संख्या 7 है। इसके बाद नए नए बहुत सारी राशियां और बहुत सारे मात्रक बनाए जा सकते हैं। स्पष्ट है दोस्तों कि उपरोक्त 7 मूल राशियों, जिसमें लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि एसआई यूनिट कहते हैं। मीटर की परिभाषा, इसके बाद आप किलोग्राम की परिभाषा देखेंगे, फिर सेकंड की परिभाषा, फिर एम्पियर की परिभाषा, ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नई परिभाषा के तहत अगर आप देखिएगा, 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण 1 सेकंड के, ये जो पार्ट लिखा गया है 1/इतनावें हिस्से में तय करती है। मतलब आसान भाषा में समझें अगर, तो मान लो ये जो लिखा गया है नंबर, इसको अगर मैं x बोलूं, तो 1 सेकंड के यानी कि टाइम कितना बनेगा, 1 सेकंड का 1/x हिस्सा, यानी कि 1/x टाइम में जितना दूरी तय करेगा निर्वात में प्रकाश की किरण, वही दूरी क्या कहलाएगा, 1 मीटर कहलाएगा। तो अगर 1 मीटर लिखा जा रहा है, इसका मतलब कि यह दूरी हुआ, और कितना दूरी, जो प्रकाश की किरण द्वारा निर्वात में ये जो दिया गया समय है 1 सेकंड का इतनावें हिस्से में तय करेगी। हालांकि ये पूछा जल्दी नहीं जाता है, ये नंबर कभी नहीं पूछा जाता है। अगला है किलोग्राम की परिभाषा। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। यानी कि आप देखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर का अगर जल है, तो 1 लीटर जल का जितना द्रव्यमान होगा इस टेम्परेचर पर, उसको 1 किलोग्राम माना जाता है। देखिएगा मई 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। अब सेकंड की बात करें, 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9192631 770 कंपन करता है।
ऐसे ही एम्पियर की परिभाषा आपने ज़रूर पढ़ा होगा, 12th में पढ़ने को मिलेगा आपको। 10th में भी ये चीज़ पढ़ने को मिलता है। 1 एम्पीयर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पीयर मूल विद्युत आवेश एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। ऐसे ही केल्विन की परिभाषा है। तो पहले ये भी था कि 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु जो ट्रिपल पॉइंट होता है उसके ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16 पार्ट होता था। लेकिन मई 2019 से जो अपनाया गया है सिस्टम, उसमें केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। अब कैंडेला की परिभाषा देखिए, तो किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उसी दिशा में 540 गुना 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता हो। हालांकि ये सारी चीजें उतनी नहीं पूछी जाती हैं, आपको बस मात्रक याद रखना है। यहाँ पर कुछ भौतिक राशि और उसके व्युत्पन्न मात्रक दिखाए गए हैं, जैसे भौतिक राशि आयतन। अब आयतन का मात्रक आपको खुद से निकालना होगा। आयतन जैसे ये मूल राशि भी नहीं है, इसके लिए ये फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे मैं पूछूं आपसे कि देखो समय क्या है, मूल मात्रक है। समय के लिए स्पेशल कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आप कहते हैं कि ये दूरी और बटा चाल है, तो ये इसके लिए स्पेशल बनाया गया फॉर्मूला नहीं है, बल्कि दूरी के लिए जो फॉर्मूला है चाल गुना समय, या आप चाल का फॉर्मूला कहो कि चाल का जो फॉर्मूला है दूरी और बटा में समय, यहाँ से निकाला गया है कि समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल या दूरी का फॉर्मूला चाल गुने समय, ठीक है। तो आयतन का फॉर्मूला जो बना ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसी के आधार पर इसका मात्रक आप लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा, सीधे तौर पर आप समझिए कि अगर आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई है तो लंबाई का यूनिट क्या होगा, मीटर। फिर चौड़ाई का यूनिट ये भी चूंकि दूरी है तो इसका भी मीटर। फिर ऊंचाई भी सीधी दूरी होती है तो ये भी मीटर। अब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर क्यूब बन जाएगा। ऐसे ही घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसआई मात्रक किलोग्राम, और आयतन के लिए अभी हमने निकाला था मीटर क्यूब, तो हमने लिख दिया इसके लिए किलोग्राम और प्रति मीटर क्यूब। और प्रति मीटर क्यूब को खासकर ऐसे भी भौतिकी में दिखाया जाता है, जैसे देखिए, जैसे मैंने लिखा केजी और फॉर्मूला था द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान के लिए मैंने केजी लिख दिया, डिवाइडेड बाय आयतन के लिए यानी वॉल्यूम का मात्रक हमने लिख दिया मीटर क्यूब। इसको दो तरीके से दिखाया जा सकता है, एक तो केजी पर मीटर क्यूब और दूसरा केजी और मीटर क्यूब को हम ऊपर -3 में लिखें ऐसे, क्योंकि आपने मैथ में जरूर पढ़ा होगा कि इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जो पावर होगा वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इन सभी तरीकों से हम इसे लिखते हैं। ऐसे ही अब जैसे वेग का आपको निकालना है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला देखो, विस्थापन बटा समय। विस्थापन के लिए यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर, डिवाइडेड बाई समय के लिए क्या होता है, सेकंड। तो इसको हम ऐसे मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर पर सेकंड हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ दिखाया गया है। ऐसे ही त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन वो भी वेग ही होगा, तो वेग का मात्रक सीधे ऊपर लिख दिया यहाँ पर मीटर पर सेकंड, और नीचे एक और सेकंड, ये ऊपर जाएगा तो एक बार और यहाँ पर सेकंड बढ़ जाएगा, तो मीटर और पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बल का फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए आपने पढ़ा होगा, m यानी द्रव्यमान और a का मतलब हो गया एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और त्वरण के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये 1 न्यूटन के बराबर होता है, इसीलिए इसको न्यूटन भी कह देंगे हम। तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, या इसके बदले में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी सही हो सकता है। कई बार दोनों ही ऑप्शन में मिल जाता है तो दोनों ही सही मानेंगे हम। कार्य का फॉर्मूला बल गुना विस्थापन, बल का ऐसा ही मात्रक हमने देखा न्यूटन और विस्थापन के लिए मीटर, तो ये बना न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है, इसीलिए इसको हम जूल भी कहेंगे। तो ये 1 जूल के बराबर होता है।
तो इस तरीके से हम व्युत्पन्न मात्रक को निकालते हैं। आप देख रहे हैं इसमें जितने भी राशियाँ दी गई हैं, किसी के पास अपना कोई मात्रक नहीं है। सबका फ़ॉर्मूला है, फ़ॉर्मूला से हमने राशियाँ ये इस फ़ॉर्मूला से ये राशि निकाली गई हैं, डिराइव करी गई हैं और ऐसे ही इनका मात्रक भी डिराइव कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये डिराइव्ड यूनिट हो गया, यानी कि ये पहले से बेस इनका नहीं है या फिर ये फंडामेंटल नहीं है। जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनकी मदद से हम इनको लिख रहे हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला है शक्ति। फॉर्मूला क्या है? कार्य बाई समय। कार्य के लिए हमने ऐसा यूनिट देखा जूल और समय के लिए सेकंड, तो जूल पर सेकंड, इसको वाट भी कहते हैं, तो ये वाट हो गया इसका ऐसा ही मात्रक। जूल पर सेकंड भी सही है, वाट भी सही है। समतल कोण, इसका मात्रक याद रखिए रेडियन। और घन कोण यानी कि ये प्लेन एंगल है और ये सॉलिड एंगल है। दोनों के लिए यहाँ पर रेडियन और एस्टेरेडियन ये मात्रक याद रखना है। यहाँ फिर मोल की परिभाषा दी गई है। आप देखिएगा 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जो उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 केजी में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को एवोगाड्रो नियतांक, जो एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है, उसके द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है। व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट्स लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ये 7 जो है, ये सातों हो गए आपके मूल मात्रक, ठीक है? और इसके अतिरिक्त जितने भी भौतिक राशियों के मात्रक हैं, वो एक या एक से अधिक मूल मात्रकों से मिल करके या उनके पावर में घात लगाकर यानी पावर लगा करके बनाया जाता है और उन सभी को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सीधे प्रश्न कोश पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। आप देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन-सी मूल भौतिक राशि है? देखिए 2020 में पूछा गया था बीपीएससी में। तो बीपीएससी का हमेशा से देखिएगा दोस्तों, जीएस काफ़ी आसान पूछा जाता है। अगर आपने सिलेबस को 2-3 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट कर दिया है तो डेफ़िनेटली आप जीएस जीएस में का मतलब यहाँ जनरल स्टडी से नहीं, जनरल साइंस से है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। आप देखेंगे कि काफ़ी आसानी से यहाँ पर आप 80 टू 90% स्कोर कर सकते हैं, अगर आपने सही से 3-4 बार सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कर लिया तो। अब कौन-सी मूल भौतिक राशि है? बहुत आसान है बताना। मैंने बोला दोस्तों कि 7 ही मूल भौतिक राशि है जो आपको याद रखना है, जिसमें क्या है, लंबाई है, फिर क्या है आपका द्रव्यमान है यानी मास, फिर है आपका टाइम यानी समय, उसके बाद है आपका टेम्परेचर यानी कि ताप, जिसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है, 4 हो गया। इसके बाद ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका मात्रक कैंडेला होता है, कितना हो गया, 3 और 2 5, 2 और रह गए, जिसमें एक तो आपका विद्युत धारा है यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसको आप आई लिख सकते हैं। जनरली हम करंट को आई से डिनोट करते हैं फिजिक्स में। और इसके बाद आ जाता है आपका आखिरी पदार्थ की मात्रा, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल। तो ये 7 ही है जो आपको याद रखना है। देखिए बल, जिसके लिए भी स्पेशल फॉर्मूला है या जिसका ऐसा यूनिट इन सातों में से नहीं है, वो सीधे तौर पर भौतिक राशि नहीं हो मूल भौतिक राशि नहीं होगा। जैसे बल, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और इसके लिए फॉर्मूला भी है F=ma, स्पेशल फॉर्मूला है, ये नहीं होगा। विद्युत धारा मूल राशि है निश्चित तौर पर, वेग भी नहीं होगा, कार्य भी नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। विद्युत धारा जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। यहाँ पर वही चीजें बताई गई हैं कि ये जो 7 राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, यही मूल भौतिक राशियां हैं जिनका नंबर 7 है। इसके अलावा जो भी राशि है या जो मात्रक है वो सभी व्युत्पन्न मात्रक है। शक्ति का मात्रक हमने देखा वाट होता है। वैसे तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P होता है W/T। W यानी कि वर्क, वर्क के लिए ऐसा यूनिट होता है जूल और टाइम के लिए होता है सेकंड, तो इसको हम जूल पर सेकंड बोल सकते हैं या फिर इसी को वाट बोला जाता है, तो वाट कह लो या जूल पर सेकंड। आप बोलें कि हमने तो वाट ही पढ़ा है, जूल पर सेकंड बहुत कम लोग ही जानते हैं। जो 9th में या मुझे लगता है जो 11th में अगर फिजिक्स रखे होंगे तो उनको ज़रूर ये चीज़ पता होगा। 11th क्लास में ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो वाट कह लो आप या जूल पर सेकंड, दोनों ही सेम चीज़ है और 1 जूल पर सेकंड 1 वाट के बराबर होता है। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि 1 वाट किसके बराबर होगा, तो वो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होगा। यहाँ पर जूल पर सेकंड ऑप्शन में नहीं है, केवल वाट है, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन सी।
आपको यहाँ पर निकाल के भी दिखाया गया है फॉर्मूला। भौतिक राशि में शक्ति क्या है ये बताया गया है। विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, यानी हर एक सेकंड में कितना कार्य हुआ उसी को हम शक्ति बोलते हैं। जैसे एक आदमी है वो हर एक सेकंड में, या चलो मैं घंटे पर ही मान लेता हूँ, एक व्यक्ति 1 घंटे में मान लो 100 मीटर दौड़ सकता है और दूसरा व्यक्ति एक ही घंटे में 200 मीटर दौड़ता है। तो शक्ति किसके पास ज़्यादा हुई? जो ज़्यादा काम किया, ठीक है? तो यहाँ पर जो ज़्यादा दौड़ लगाया, खेत ही मान लो हल चलाना है, जो कोई भी काम है, पेज बनाने हैं, बुक बनाना है, कोई काम करना है, जो सेम समय में ज़्यादा काम करता है, यानी कि पर सेकंड वो ज़्यादा काम कर रहा है और पर सेकंड जितना काम होता है उसी को शक्ति बोला जाता है। यहाँ पर इसका मात्रक वाट दिया गया है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, वो मैंने आपको समझा ही दिया। अगला सवाल देखिएगा, ये कई बार बीपीएससी में पूछा गया है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक अभी हमने पढ़ा कि ये वाट होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बल का मात्रक क्या है? फैराडे, न्यूटन, फर्मी या रदरफोर्ड? अभी हमने पढ़ा था बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। और बल का फॉर्मूला F=ma होता है। m द्रव्यमान है जिसका एसआई यूनिट केजी होता है। a एक्सेलरेशन है, त्वरण, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं और ये 1 न्यूटन के बराबर होता है। सो दैट ऑप्शन सी इज द आंसर। आप यहाँ पर ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला है बल इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण। यहाँ पर दिया गया है कि न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि यही फॉर्मूला वहां पर बताया गया है। अगला सवाल, कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल। आपको याद रखना है कार्य है या फिर ऊर्जा है। कार्य, ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, दोनों का ही जो यूनिट होता है दोस्तों, एसआई यूनिट, वो क्या होता है? जूल होता है, जो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो न्यूटन मीटर और जूल दोनों ही इसका आंसर हो सकता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल और विस्थापन दोनों के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं, यानी कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू का डी। और कार्य एक अदिश राशि है, ये याद रखना है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। अगला सवाल है बहुत आसान, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? आवृत्ति को दोस्तों हर्ट्ज में मापा जाता है, HZ से इसको दिखाया जाता है। हर्ट्ज इसका एसआई यूनिट है, याद रखना है। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। ये कई बार पूछा जाता है कि मानव के जो कान होते हैं वो कौन सी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं या उसका रेंज क्या है? तो रेंज होता है आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज, कई बार कह दिया जाता है उसी को। तो ये याद रखना है, 2000 नहीं 20,000, 20 से 20,000। अगला सवाल है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? अभी हमने देखा आवृत्ति, तो ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गीगाहर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? ये किसमें इस्तेमाल किया जाता है? पिक्सल की संख्या में, रिजोल्यूशन में, भंडारण में या फिर रफ्तार में? देखिए दोस्तों, ये ऐसे तो 2024 में उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। गीगाहर्ट्ज जो है दोस्तों, ये पिक्सल की संख्या में भी नहीं इस्तेमाल होता है, ना ही रिजोल्यूशन में। भंडारण में आपको पता है, भंडारण का मतलब स्टोरेज, जीबी हो गया, एमबी हो गया, केबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सब जो है ये भंडारण के लिए इस्तेमाल होने वाली यूनिट्स हैं। जो हर्ट्ज है या गीगाहर्ट्ज है, ये स्पीड को बताता है, जैसे 2 गीगाहर्ट्ज, 2HZ, ऐसे। अभी जैसे जो सीपीयू आते हैं, जैसे स्नैपड्रैगन का आपका प्रोसेसर आता है मोबाइल में, या फिर उसके अलावा जो आता है मीडियाटेक का आता है, फिर आप लैपटॉप में देखिएगा इंटेल का। तो इन सभी का स्पीड होता है, जैसे i5, i7, i3, या इनके अलग-अलग प्रोसेसर्स होते हैं, तो उन सब का जो स्पीड होता है उनको हर्ट्ज में दिखाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा दोस्तों। वही चीज आपको यहाँ समझाया गया है दोस्तों। गीगाहर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की रफ्तार यानी गति का सूचक है। सीपीयू द्वारा प्रति सेकंड जो काम किया जाता है या निष्पादित चक्र की संख्या को क्लॉक स्पीड द्वारा मापा जाता है, जिसे गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। इस संदर्भ में जो एक चक्र है, साइकिल है, उसकी एक मूल इकाई ये हो सकती है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये सीपीयू की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो गीगाहर्ट्ज है। अगला सवाल है चालक की
वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? दोस्तों देखिए, प्रतिरोधकता अलग चीज़ है यहाँ पर। ऑप्शन में फराड है, फैराडे जिसको हम बोलते हैं, वोल्ट है, ओम है, एम्पीयर है। एम्पीयर जो है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का यानी रेजिस्टेंस। और वोल्ट विभवांतर का यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का। और फैराडे जो है ये प्रतिरोधकता का इकाई नहीं है। देखिए, विद्युत प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है दोस्तों? ये ओम का सिंबल है, ये जनरली इस टाइप का होता है। ओम मीटर जो है ये इसका एसआई यूनिट है। और ये कहीं भी इसमें ऑप्शन में नहीं है। ये आपको 10th में पढ़ने को मिला होगा, फिर 12th में भी पढ़ने को ये मिलता है। किसी पदार्थ की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है, इससे उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है कि वो विद्युत धारा के प्रवाह का कितना विरोध कर रहा है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को अपने अंदर चलने देते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? चालक। ऐसे पदार्थ को हम चालक बोलते हैं, यानी कि गुड कंडक्टर जिसको आप कहते हैं। और जिनका विद्युत प्रतिरोधकता अधिक होता है, उनके अंदर आसानी से ये नहीं प्रवेश कर पाता है, आवेश फ्लो नहीं कर पाता है, उनको हम कुचालक या इंसुलेटर बोलते हैं, बैड कंडक्टर बोलते हैं, नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर या इंसुलेटर, इन सब शब्दों से। आप देखिएगा अब वैद्युत प्रतिरोधकता का यहाँ पर फॉर्मूला है। इसके लिए फॉर्मूला है R इंटू ए बाई एल। R का मतलब प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, A का मतलब हो गया यहाँ पर एरिया और L का मतलब लेंथ। ठीक है, आप यहाँ पर ये चीज़ बोला भी गया है, R का मतलब पदार्थ का प्रतिरोध जिसका एसआई मात्रक ओम होता है। फिर L यानी पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई, यानी कि अगर कोई वायर है तो वायर की लेंथ मीटर में होनी चाहिए। और A यानी धारा की दिशा में लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल, यानी कि अगर मान लो मोटा वायर है या कोई पदार्थ है तो उसका एरिया भी लिखना होगा और वो भी मीटर स्क्वायर में। और दिए गए विकल्प में फैराड धारिता का मात्रक है, कैपेसिटेंस का, फैराड या फैराडे कह लो, वोल्ट वैद्युत विभवांतर, एम्पियर विद्युत धारा और ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन सेम है, आप देखिएगा। और देखिए, अभी हमने 2020 का री एग्जाम का ही शुरू में क्वेश्चन देखा था, अभी भी देख सकते हैं। फिजिक्स का जो क्वेश्चन है बहुत आसान है ये। ओम मीटर मात्रक है किसका? अभी हमने पढ़ा कि ये किसका है? प्रतिरोधकता का। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। एक चीज समझिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 70वीं बीपीएससी री एग्जाम का प्रश्न है 2024 का। प्रश्न क्या है? री एग्जाम हालांकि 2025 में हुआ था। चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के मापन की इकाई क्या है? कोबाल्ट है, फिर एम्पियर है। एम्पियर तो विद्युत धारा का है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का। ओम किसका मात्रक है? रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। टेस्ला इसका सही आंसर है। टेस्ला जो है दोस्तों, ये यूनिट होता है किसका? चुंबकीय बल का, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का। चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए एसआई इकाई टेस्ला है, जिसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय अवयव के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय बल के वितरण को प्रदर्शित करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी 70वीं बीपीएससी का है। आप देख सकते हैं बीपीएससी तो समझिए कि फिजिक्स और बायोलॉजी खूब पूछता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर टेस्ला, अभी हमने देखा था कि टेस्ला जो है ये किसका मात्रक है? चुंबकीय बल का। लेकिन यहाँ पर पूछ लिया है कि ये किसके बराबर है? न्यूटन प्रति कूलम के, एम्पियर प्रति न्यूटन के, या न्यूटन प्रति एम्पियर सेकेंड के, या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, पहले आपको चुंबकीय जो बल है, मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला आप चाहो तो इसके लिए याद भी रख सकते हो। B इक्वल टू फाई बाई ए होता है, जहाँ फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स, ए का मतलब एरिया हो गया उसका। और इससे जब निकालोगे तो ऐसे इसका सामान्य तौर पर एक वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसका होता है, ऐसा यूनिट ही इसको बोल सकते हैं आप। और ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हालांकि टेस्ला सीधे तौर पर आपने देख लिया चुंबकीय बल का मात्रक है, चुंबकीय
हालांकि इंग्लिश में यहाँ पर फील्ड लिखा गया है, ये बात ध्यान दीजिएगा। बल को फील्ड ना कह के फोर्स कहना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक अगर फील्ड है तो इसको चुंबकीय क्षेत्र कहना चाहिए। यहाँ पर सही लिखा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र के मापन की इकाई टेस्ला है। ठीक है, आगे अब बढ़े हम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बल गलत लिखा हुआ है तो आप बल नहीं समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक होता है टेस्ला, न कि बल का। यहाँ देख सकते हैं टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स, जिसको मैंने फाइल लिखा था, घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की माप है। अब देखिएगा यहाँ पर विकल्प में न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर जो है ये टेस्ला के बराबर है। टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या फिर वोल्ट सेकेंड मीटर स्क्वायर, वोल्ट सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर से भी दर्शाया जा सकता है। सवाल देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, गलत बताना है। लेंस की क्षमता, इसका मात्रक डायोप्टर, बिल्कुल सही है। फिर दबाव बटा दाब, ये पास्कल के बराबर होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये लिखने का तरीका ही गड़बड़ है, दबाव या दाब ये होना चाहिए, दबाव क्या हो या दाब यानी कि प्रेशर, इसका एसआई यूनिट पास्कल होता है, इसलिए ये सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, उसको बेकुरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकुरल। तो यहाँ पर क्यूरी गलत है, ऑप्शन सी ही गलत हो गया। उष्मा के लिए, उष्मा चूंकि ऊर्जा का एक रूप है इसलिए जूल यहाँ पर सही है, क्योंकि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है, इसलिए हम सी को सही मानेंगे। आप देखिएगा, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई समय में अपक्षय होने वाले नाभिकों की संख्या से है, यानी कितना सक्रिय है वो, कितना जल्दी जल्दी अपक्षय हो रहा है। एसआई प्रणाली में इसकी इकाई बेकुरल होती है। क्यूरी इसका पुराना एवं गैर एसआई मात्रक है। हालांकि क्वेश्चन में एसआई मात्रक की बात की गई है, इसलिए हम क्यूरी को सही नहीं मानेंगे। यहाँ पर देखिएगा एसआई मात्रक लिखा गया था, इसलिए बेकुरल सही आंसर होगा इसका। अगला सवाल आप देख सकते हैं, पहले रिपीट कितनी बार हुआ है, और ये केवल इन्हीं एग्जाम्स में नहीं दोस्तों, एसएससी और रेलवे में कितना बार रिपीट हुआ होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, अगर ये आपको पता है, एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर, ये किसके बराबर होता है दोस्तों? ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। तो अब बताओ, अगर एक प्रकाश वर्ष का मान इतना मीटर है, तो मीटर कहने का मतलब क्या हुआ? आप क्या समझे? मीटर किसका मात्रक है? तो आप बोलेंगे मीटर लेंथ का, ब्रेड्थ का, हाइट का, डिस्टेंस का, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट का, इन सभी का मात्रक होता है। तो इसमें आप देखिए दूरी ऑप्शन में है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होगा? दूरी का, क्योंकि ये इतनी दूरी के बराबर होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितना दूरी तय किया जाता है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और प्रकाश एक वर्ष में कितना दूरी तय कर सकता है? 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर, इतना दूरी तय कर सकता है। अगर किलोमीटर में बात करेंगे तो पावर इसका 3 कम हो जाएगा, क्योंकि 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पर पावर 12 रह जाएगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। बाकी आप यहाँ पर ऑप्शन से भी बता सकते थे। समय का मात्रक तो सेकंड होता है, प्रकाश की तीव्रता, ज्योति तीव्रता कैंडेला। फिर यहाँ आयु को तो हम आयु को वर्ष में दिखाते हैं, जनरली आयु भी समय ही हुआ। तो ऑप्शन ए ही बचता है जो इसका सही आंसर हो पाता। आप देखिएगा यहाँ पर, एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं, इसका वैल्यू इसके बराबर होता है। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष क्या होता है? वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष। देखिए वह वर्ष तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये दूरी का मात्रक है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला सवाल फिर से सेम टाइप का है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? वह समय जो सूर्य की किरणें नहीं, वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से नहीं, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और साथ ही बायोलॉजी वाला अगर आपने नहीं क्लास देखा है ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, खासकर एसएससी, रेलवे
और इनके अलावा स्टेट के जो भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खगोलीय दूरियां जो हैं, खगोलीय दूरी जो हम बोलते हैं, खगोलीय पिंड की जो डिस्टेंस है, यानी आकाश में दिखने वाले जो भी जैसे तारे हो गए, चंद्रमा, ग्रह, इनकी दूरियां मापने के लिए खासकर लाइट ईयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्या कारण है? ऑप्शन दिया गया है, तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, या प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। इसमें जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि प्रकाश की गति जो है वो हमेशा एक समान रहती है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। आप देखिएगा यहाँ पर खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें मील या किलोमीटर में मापना बहुत मुश्किल काम होगा, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। इसीलिए उन्हें खासकर एयू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, जैसे प्रकाश वर्ष, या फिर एयू खुद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, एक प्रकाश वर्ष से भी ये बड़ा है, पारसेक हो गया, इन सभी यूनिट्स में मापा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर यानी कांस्टेंट होती है, यह उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है, इसी कारण खगोलीय दूरियां को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा गया है एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक, यानी कि एक पारसेक जो है ये दो तारे या अधिक तारों के बीच की दूरी मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह किसके बराबर है ये बताना है, 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, या 4.50 प्रकाश वर्ष, या 3.05 प्रकाश वर्ष। देखिए ऐसे तो पारसेक देखिएगा तो कई जगह पर ये 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर इसका वैसे एक्चुअल डिस्टेंस बताया जाता है। लाइट ईयर में देखिएगा तो जनरली एक पारसेक जो होता है दोस्तों ये 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ये भी याद रखिए कि पारसेक जो है ये दूरी का इन सभी में सबसे बड़ा मात्रक है, चाहे एयू कह लो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह लो, या खगोलीय मात्रक, या प्रकाश वर्ष और पारसेक। इनमें एयू सबसे छोटा है, प्रकाश वर्ष उससे बहुत बड़ा है, और पारसेक प्रकाश वर्ष से भी 3.26 गुना बड़ा है, यानी सबसे बड़ा है इनमें। तो 3.26 लाइट ईयर सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी के काफी करीब है, तो हम इसको सही मान लेते हैं। आप देखिएगा पारसेक जो कि पैरालिस्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है, इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक पारसेक की जो वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, एंड 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, सो दैट 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.262 लाइट ईयर, विच इज नियर बाई ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पारसेक मात्रक है किसका? अभी हमने देखा दूरी का। याद रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का, और पारसेक का फुल फॉर्म क्या है, पैरालैक्टिक सेकेंड। आगे बढ़ जाते हैं, अब ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है माप की कौन सी इकाई को 0.39 गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, यानी कि इंच किसका 0.39 गुना होता है दोस्तों, मिलीमीटर का, मीटर का, डेसीमीटर का, या सेंटीमीटर का? सही आंसर है दोस्तों सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर का 0.39 टाइम्स अगर कीजिएगा, सॉरी 1 सेंटीमीटर ऐसे याद रखिएगा, माप की कौन सी इकाई 0.39 से मल्टीप्लाई करने पर इंच प्राप्त होता है। हालांकि एक चीज है कि इंच को 0.39 से मल्टीप्लाई करोगे तब 1 सेंटीमीटर आता है। 1 सेंटीमीटर 0.39 इंच के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है 1 सेंटीमीटर 0.39 इंच के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये रिलेशन बस याद रखिए, इसका लिखावट तो क्लियर नहीं है, जैसे ये लिख रहा है कि सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच आ जाएगा। तो सेंटीमीटर में जब 0.39 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप ऐसे समझिए तो ज़्यादा आसान होगा। 1 सेंटीमीटर 0.39 इंच के बराबर है, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है कि 5 सेंटीमीटर कितना होगा, तो फिर आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे किससे,
0.39 से फिर ये इतना इंच आएगा। तो कहने का मतलब वही है कि अगर सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करना है तो उसको 0.39 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए सही आंसर ही था ये। समझने का बस चक्कर है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी ये बताना है। तो जहाँ फीट है उसको नैनोमीटर में चेंज करना है। इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो नैनोमीटर क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। देखिए एक जो नैनोमीटर होता है दोस्तों, ये किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर के। तो अगर हम किसी वैल्यू को मीटर में चेंज कर लें तो उसको नैनोमीटर में चेंज कर सकते हैं। नैनोमीटर में चेंज करने के लिए मीटर वाली वैल्यू को क्या करना होगा, ये जब इधर आएगा तो माइनस में है तो इधर मल्टीप्लाई होगा 10 टू द पावर 9 से। यानी मेरे कहने का मतलब देखो 1 फीट किसके बराबर होता है। आप बोलेंगे कि 1 फीट जो होता है ये 0.305 मीटर के बराबर होता है। तो अगर ये वैल्यू अब मीटर में है तो मीटर को मैं नैनोमीटर में कैसे चेंज करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 10 टू द पावर 9 से। -9 से नहीं, -9 से तो हम जब नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तब होगा। अगर हमें मीटर को नैनोमीटर में लाना है तो इसका अपोजिट काम करना होगा, यानी 0.305 इसको मल्टीप्लाई करना होगा 10 टू द पावर 9 से। किससे, 10 टू द पावर 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो ये बन जाएगा कितना, इसका डेसिमल यहाँ चला जाएगा, यानी कि मैं बोलूँगा कि देखो ये हो गया दोस्तों आपका 30.5 और इंटू 10 टू द पावर, इसमें से 2 जीरो मैं हटा देता हूँ तो ये 7, इतना नैनोमीटर। ठीक है, ये 1 फीट की बात हो गई। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको ऊपर समझा देता हूँ। आप देखिए यहाँ हमने देखा कि 1 फीट किसके बराबर हो गया दोस्तों, 30.5 इंटू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर। लेकिन हमें 6 फीट की बात बोली गई है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइड बाई 6 करोगे 6 5 जा 33 बचेगा, फिर 6 30 जा 180 और प्लस 3 यानी 183 इंटू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर इज द आंसर विच इज इक्वल टू 6 फीट। तो आप देखेंगे कि ये अपने किस ऑप्शन में है, 183 इंटू 10 टू द पावर 7, ये ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी सही हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं वही चीज़ समझाया गया है। 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर, 1 फीट 0.305 मीटर एंड 1 फीट इज इक्वल टू 0.305 मीटर। जब इसको नैनोमीटर में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 करोगे, वही किया गया है यहाँ पर। डेसिमल को यहाँ लाया तो इसमें 2 जीरो कम होके पावर 7 रह गया, फिर 6 फीट की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ये मैंने ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर रहता तब ये सही होता। ये तो गलत हो गया। देखो 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। मीटर को अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर चूंकि सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो 10 टू द पावर -9 को जब सेंटीमीटर में लिखोगे तो पावर -9 है, 2 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे यानी 100 से, तो इसमें 2 जीरो कम होगा यानी कि पावर 2 कम हो जाएगा, तो ये 7 बच जाएगा माइनस में, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 टू द पावर -9 मीटर होता है बराबर किसके, 1 न्यूटन मीटर के, सॉरी 1 नैनोमीटर के। तो 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर के बराबर हो गया, और 1 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 10 स्क्वायर से। तो पावर तो हम ऐड करते हैं लेकिन ये माइनस में है तो 9 में से 2 को माइनस करोगे तो 7 आएगा, वो भी नेगेटिव वैल्यू। अगला सवाल है, एम्पियर किसको मापता है, एम्पियर मापता है विद्युत धारा को, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को। एम्पियर का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, एम्पियर विद्युत धारा को मापने की इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा हो तो इसका अर्थ यह है कि उस तार में हर एक सेकेंड 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट करते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। मेगावाट जो है वो बिजली मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है या ट्रांसमिशन में जिसका हरांश होता है। ये आपको बता देता हूं दोस्तों, मेगावाट जो है
आपने ज़रूर पढ़ा होगा पावर प्लांट जो लगाया जाता है, चाहे वो सोलर पावर प्लांट हो या जो भी हो, उसका जैसे 1000 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट लगाया गया या पावर प्लांट ही केवल लगाया गया, तो उसका अलग-अलग मेगावाट में मेगा देखो वाट क्या है? पावर का यूनिट है, मेगा उसका बड़ा यूनिट हो गया। जैसे बाइट स्टोरेज का मात्रक है, किलोबाइट उससे बड़ा, फिर किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, एमबी आता है, फिर गीगाबाइट तो जीबी। तो वैसे ही मेगाबाइट जो है सॉरी मेगावाट जो है वो बिजली उत्पादन का क्षमता है। जैसे इतना वाट का पावर प्लांट लगाया जाए यानी कि वो अधिकतम उतना वाट पावर क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हुआ दोस्तों। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती हैं। 1 मेगावाट जनरली 10 के पावर 6 वाट के बराबर होता है। 10 के पावर 6 यानी 1 मिलियन वाट के बराबर होता है। सूची 1 और 2 को मिलाना है। एक तरफ भौतिक राशियाँ हैं, एक तरफ उनकी मात्रक हैं। त्वरण का यूनिट हमने देखा था, त्वरण जो होता है फॉर्मूला वेग और वटा क्या था? वेग में परिवर्तन की दर यानी वेग वटा समय, वेग वटा समय। वेग के लिए मीटर पर सेकंड होता है और समय के लिए नीचे एक और सेकंड आएगा। ये यहाँ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम त्वरण को मिला देंगे चौथे में। बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, आपको पता है। किए गए कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। और आवेग के लिए होता है न्यूटन सेकंड। तो यहाँ पर एक को हमने मिला दिया किसमें? फोर्थ में। बी को हमने थर्ड में मिलाया, सी को हमने फर्स्ट में और डी को मिलाया सेकंड में। 4 3 1 2 ये सही आंसर होगा और सही ये इसका मिलान होगा। 4 3 1 2 ये ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया दोस्तों। बाकी सारी चीजें भी यहाँ पर लिखी गई हैं। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड और कार्य का मात्रक जूल। ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सही सुमेलित है? कार्य का मात्रक जूल सही है, यहाँ गलत बताना है। बल का मात्रक न्यूटन सही है, द्रव्यमान का मात्रक केजी सही है, दाब का मात्रक डाइन गलत है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। डाइन एक्चुअली में बल का ही एक मात्रक है। सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक डाइन होता है, सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन है। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? पास्कल। फिर से अगली बार आपको मिलान ही करना है दोस्तों। आई होप कि आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और कमेंट भी कर दिए होंगे। एक तरफ इकाई है और एक तरफ उसके लिए भौतिक राशि है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का हमने पढ़ा था। अच्छा, अब नॉट है, नॉटिकल मील है और कैलोरी है। कैलोरी तो ऊष्मा का मात्रक है। अब नॉट है और नॉटिकल मील। देखिएगा ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं, चूंकि वाट जो है वो मात्रक है शक्ति का, तो ए को 4 में मिलाना है और ए को 4 में मिलाने के लिए केवल एक ही ऑप्शन में दिया है। और फर्स्ट को हमने 4 में मिलाया है, ए को, डी को हमने 1 में मिलाया है, वहां से भी आप मिला सकते हैं। बाकी बी को थर्ड में मिलाना है, यानी कि नॉट जो है वो समुद्री जहाज की गति की का मात्रक है और नॉटिकल मील नौ संचालन के लिए मात्रक है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर। देखिएगा दोस्तों, शक्ति का मात्रक जूल सेकंड जिसे वाट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने के लिए। नौ संचालन में यानी नौका जब नाव चलाते हैं तो उसमें जो दूरी तय की जाती है नाव द्वारा उसको नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा को मापने के लिए एक इकाई है। अगला सवाल फिर से यहाँ पर मिलान ही करना है। जूल किसका मात्रक है दोस्तों? कार्य का। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा का। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का यानी सामर्थ्य। वोल्ट विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैलोरी फॉर हीट। तो ई को हमने 5 में मिला दिया, डी को हमने 4 में मिला दिया, सी को हमने मिला दिया सेकंड में, बी को फर्स्ट में और ए को मिला दिया थर्ड में। 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5 ऑप्शन ए में ही है तो ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। अगला सवाल आप देखिए, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ये बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो
इसे याद रखें दोस्तों, 1 वाट जो होता है, सॉरी 1 जो हॉर्स पावर होता है 1 एचपी, ये 746 वाट के बराबर होता है। ये 10th में आपको विद्युत धारा जो चैप्टर है उसमें ज़रूर देखने को मिला होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। आप देखिएगा, किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। पावर इसका एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है, और एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर जो है ये 746 वाट के बराबर होता है। ये याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गलत है? नॉट हमने देखा जहाज के चाल की माप है, और नॉटिकल मील नाव द्वारा तय की गई दूरी है। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम दोस्तों प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की मात्रक होती है, तो एंगस्ट्रॉम भी यहाँ सही है। प्रकाश वर्ष समय का मापन है, ये गलत है। हमने पढ़ा था प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है, और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया भी था, एक बार नहीं कई बार। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर होगा। और एक पारसेक ये भी याद रखना है, ये है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। और एक पारसेक जो है ये 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। यहाँ पर देखिएगा, प्रकाश वर्ष समय की नहीं बल्कि दूरी का मापन है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय किया जाता है। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? अभी हमने देखा था तरंगदैर्घ्य का, यानी कि वेवलेंथ का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। बाकी ऊर्जा के लिए क्या मात्रक है दोस्तों? जूल। वेग के लिए क्या है? मीटर पर सेकेंड। और आवृत्ति के लिए क्या है? हर्ट्ज। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज और याद रखना है आपको, तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम तो होता है, लेकिन एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है ये भी याद रखना है। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है दोस्तों ये 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो ये याद रखना है आपको। अब यहाँ फिर से सूची 1 और 2 को मिलाना है। उच्च वेग है, तरंगदैर्घ्य है, दाब है, ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता ही है। तो अब बचता है केवल एक, तो उच्च वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मैक। तो ये 1 2 3 4 ही ऐसे मिलान किया गया है, तो 1 2 3 4 सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। आप देखिएगा दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात की गई है। द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु की चाल तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। मैक नंबर जो है यह किसी माध्यम में, जैसे हवा की बात करें तो हवा में यहाँ पर माध्यम के सापेक्ष वस्तु की चाल और उस माध्यम में ध्वनि की चाल, यानी हवा में ध्वनि की चाल और जिस माध्यम की बात कर रहे हैं उसके सापेक्ष वस्तु की चाल, दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं मैक संख्या। इसलिए मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ये सारी चीजें हमने देख ही लिया। जूल का मात्रक उसी ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। पास्कल किसका मात्रक है? दबाव का, प्रेशर का। और जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ये हमने देख ही लिया है। अगला सवाल, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? देखिए दोस्तों, ऐसे तो एक जो माइक्रोन है वो आपके 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी मीटर नहीं है बल्कि मिलीमीटर है। ये भी ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर को अगर आपको मिलीमीटर में चेंज करना होगा तो 10 के पावर -3 ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। अगर ये ऐसे पूछा जाए कि 1 मिलीमीटर जो है वो कितने मीटर के बराबर होगा, तो 10 टू द पावर -3 लिखना होगा मीटर में, ठीक है। क्योंकि सीधी बात है, मीटर बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए बड़ा वैल्यू आ जाएगा। तो आप देखिएगा 1 माइक्रोन जो कि 10 टू द पावर 6 मीटर के बराबर है। अगर ऑप्शन में मिलीमीटर है तो इसको मिलीमीटर में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि मीटर मिलीमीटर में चेंज हो जाए। तो 10 टू द पावर 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या होगा? इसमें से 3 कम हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर 3 रह जाएगा, जिसको 1 बाई हम 1000 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही है।
देखिए 1 माइक्रोन 10 के पावर -6 मीटर के बराबर है और जब मीटर को मिलीमीटर में चेंज करोगे तो यहाँ 10 टू द पावर 3 यानी 1000 से गुना करोगे तो ये फाइनली आपको 10 टू द पावर -3 आ जाएगा, जिसको हम 1/10 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 1/1000। अगला सवाल उसी टाइप का है, माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। देखिए 1 माइक्रोन मैंने बोला 10 के पावर -6 मीटर के बराबर है। लेकिन देखो अब 10 के पावर -6 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है, ये गलत हो गया। 1 एमएम ये भी गलत है। 1 मीटर के बराबर बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है, तो ये सही हो गया। हालाँकि सेंटीमीटर में लाना है तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में कैसे लाते हैं? हम 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेंटीमीटर में चेंज होता है। तो मीटर को हटा दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 10 टू द पावर -6 और इसको मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब पावर को हम ऐड करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव होने के कारण इसका डिफरेंस हमें लिखना होगा, जो कि -4 आएगा। तो ऑप्शन बी सही होगी। यही कैलकुलेशन आपको यहाँ भी दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें इसको इस तरीके से म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। 1 माइक्रोन इतने मीटर के बराबर होता है, यानी कि ये 10 टू द पावर -6 के बराबर है और ये सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मिलान करना है दोस्तों यहाँ पर। आप देखिए डेसिबल किसका मात्रक है? अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। इसी में शक्ति लगा है, ये शक्ति का ही मात्रक है। समुद्री मील नौ संचालन में तय की गई दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है और डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की। तो ये सारे बिल्कुल लाइन बाय लाइन ही लगे हुए हैं। अच्छा, कौन सुमेलित नहीं है ये यहाँ पर बोला गया है, ये बात है। सेल्सियस फिर गलत हो गया। सेल्सियस एक्चुअली में टेम्परेचर को दिखाने के लिए मापते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस, ऐसे दिन में टेम्परेचर मापा जाता है। ऊष्मा की जो इकाई है ऊर्जा का ये ऊर्जा का एक रूप है, इसलिए जूल भी हो सकता है। बाकी कैलोरी तो इसके लिए होता ही है। तो ऑप्शन डी ही गलत है यहाँ पर। आप देखिएगा सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नौ संचालन में जो दूरी होता है उसको मापने के लिए समुद्री मील। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल से मापा जाता है, यानी कि डेसिबल उसका मात्रक है, डेसिबल में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? किलो कैलोरी, वाट। वाट ही नहीं है, क्योंकि वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। बाकी कैलोरी जब ऊष्मा का मात्रक है तो किलो कैलोरी भी उसका मात्रक होगा, कैलोरी भी उसका होगा। किलो जूल और जूल दोनों ही उसका मात्रक होगा, क्योंकि जूल से बड़ा हो गया किलो जूल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के बीच होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है। वाट शक्ति को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। यहाँ क्या बताया गया दोस्तों? ऊष्मा ऊर्जा का एक क्या है? फॉर्म है, रूप है। और जो अगर दो मान लो पदार्थ है ए और पदार्थ बी, दोनों में अगर ए का टेम्परेचर अधिक है तो ए और बी जब संपर्क में आएंगे तो ए से ऊष्मा बी में ट्रांसफर होगी। कब तक? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। आगे बढ़ें अब। अगला सवाल है, ऊष्मा की इकाई इसमें से कौन नहीं है? तो इसमें सेंटीग्रेड है, कैलोरी है, जूल है और अर्ग है। देखिए कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है ही, जूल भी है ही, अर्ग भी जूल में ही डिनोट किया जाता है, तो अर्ग भी होगा। सेंटीग्रेड यहाँ इसका मात्रक नहीं है, ऑप्शन ए। और कई बार आपने 9th क्लास में, 11th क्लास में इन सभी में पढ़ा होगा अर्ग के बारे में। सेंटीग्रेड ऊष्मा का नहीं बल्कि तापमान का मात्रक है। कैलोरी, जूल और उर्ग ये सब ऊष्मा, अर्ग जो है ये ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को हम ऊष्मा कहते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो याद रखिए 1 जूल जो है ये 1 × 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। तो ये याद रखना है। अगला सवाल देखिए, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर 100 मीटर के बराबर होगा, 1000 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर या 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, क्योंकि किलो जो है ये 10⁻³ के बराबर होता है। अब 1 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो ये किलो 10⁻³ मीटर के बराबर में, ठीक है ना? तो 10⁻³ ऐसे आप याद रखिए, किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है
तो ये 1 ऐसे ही रहेगा और किलो की जगह पर हमें 10⁻³ यानी 1000 से गुना करना होगा, तो ये 1000 मीटर बन जाएगा। ऑप्शन सी सही है। मीटर ऐसा ही मात्रक है दूरी का और किलोमीटर जो है वो उससे बड़ा मात्रक हुआ दूरी का। 1000 मीटर के बराबर यह होता है। और सेंटीमीटर में देखिएगा तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? पिकोग्राम देखो 10⁻⁻6 ये माइक्रोन होता है। -9 जो है ये नैनो होता है, नैनोमीटर। -15 और -12, -12 होता है पीको। तो पिकोग्राम क्या हो या पिकोमीटर कहता तो यहाँ हम 10⁻12 मीटर बोलते। पिकोग्राम बोला है तो 10⁻12 ग्राम बोलेंगे। और ऐसे ही 10⁻15 वाला भी याद रखना है, ये कंप्लीट वैल्यू आप याद रख सकते हैं। 10⁻3 होगा तो इसको मिली बोलेंगे, 9 होगा तो नैनो बोलेंगे, 12 होगा तो पीको बोलेंगे, 6 होगा माइक्रोन बोलेंगे, 15 होगा तो फेम्टो बोलेंगे माइनस में। ऐसे ही ये पॉजिटिव वैल्यू भी होता है। जैसे 10⁻3 अगर हुआ पॉजिटिव में तो उसको किलो बोलेंगे। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए। अगला है पास्कल किसका मात्रक है? हमने देखा था दाब का। तापमान के लिए केल्विन होता है टेम्परेचर का एसआई मात्रक। और वर्षा तो एवरेज मापा जाता है, उसके लिए अलग से कोई ऐसा मात्रक नहीं है। पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी याद रखना है। और जो दबाव है, दाब, ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। किसी भी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है उसको प्रेशर यानी दाब बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से दाब का मात्रक पूछा गया है। अभी हमने पढ़ा था दाब का मात्रक पास्कल होता है, लेकिन ये पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। ठीक है। दाब बराबर फॉर्मूला आप याद रख लो। फॉर्मूला होता है बल और बटा में क्षेत्रफल, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स के लिए यूनिट हो गया न्यूटन और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो हम इसको न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर। तो ऑप्शन ए सही हो गया। और ये पास्कल के बराबर भी है, तो अगर पास्कल ऑप्शन होता तो पास्कल लगा देते। आप देखिए किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब बोलते हैं। दाब अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसको पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। दाब का मात्रक तो अभी हमने पढ़ा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा या फिर पास्कल होगा। तो यहाँ पर कहीं भी दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तो नहीं दिख रहा, ना ही पास्कल दिख रहा है, तो इसलिए हम यहाँ ई को चूज कर लेंगे। ई सही आंसर है। लेकिन आगे बढ़ने से दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसे और वीडियो देखने को मिलें। और ये वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी कर दीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं किलोग्राम बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जिसे प्रायः किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर कहा जाता है। यह दाब की एक अप्रचलित इकाई है। यह एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की जो वर्तमान में प्रचलित इकाई है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? बार है। देखिए जूल तो नहीं है, दबाव के लिए जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, नॉट भी नहीं है। ये हमने देखा था समुद्री गति के लिए है। ओम जो है ये रेजिस्टेंस के लिए, प्रतिरोध के लिए, तो बार सही आंसर है। बार जो है वो पारिस्थितिक दबाव, वायुमंडलीय दाब के लिए एक मात्रक है, जो आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है, जो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि 10⁵ पास्कल, ठीक है ना, 10⁵ पास्कल के बराबर होगा। तो आप देखिएगा इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा दिखाया जाता है, तो एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल फिर से लगभग मिलता जुलता है। ये राजस्थान पीसीएस में 2024 में ही पूछा गया है दोस्तों, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में दाब की इकाइयाँ, बार तो है ही, अभी हमने देखा था। इसके अलावा अगर आप देखिएगा दोस्तों तो बी में पास्कल बोला गया है, ये भी है, ये अभी हमने देखा। टोर भी इसका एक मात्रक है और एटीएम भी है। एटीएम तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप ऐसे याद भी रख सकते हैं। तो एटीएम भी एटमॉस्फेयर प्रेशर को दर्शाता है, इसलिए
वो भी दाब का मात्रक है। तो निश्चित तौर पर ऑप्शन डी यहाँ सही आंसर हो गया। आप देखिएगा कृषि पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल को दाब के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब की एसआई इकाई जो है वो पास्कल है। 1 न्यूटन प्रति एकांक वर्ग मीटर को 1 पास्कल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब की अन्य इकाइयाँ बार, टॉर, एटमॉस्फेयर ये सभी हैं और 1 पास्कल 10 के पावर -5 बार के बराबर है। और अगर ऐसे लिखना है कि 1 बार किसके बराबर है, तो 1 बार 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर है। आगे देखें, अगला सवाल आपके सामने है, 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर है? देखिए 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोला गया है कि ये कितने बार के बराबर होगा। अब यहाँ जो नियरेस्ट आंसर हो सकता है दोस्तों वो 1 बार है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 46 का। आप देख लीजिए कैसे आएगा। देखिए एक डाइन, डाइन किसका मात्रक है? फोर्स का यानी कि बल का। एक डाइन 1.02 इंटू 10 टू द पावर 6 केजी या फिर केजीएफ जो कि बल का एक मात्रक है। यहाँ केजी द्रव्यमान नहीं समझिएगा, केजीएफ का ये शॉर्ट फॉर्म है जो कि बल का ही मात्रक है। ठीक है, क्योंकि डाइन ही बल का मात्रक है तो ये जिसमें कन्वर्ट हो रहा है वो भी बल का मात्रक होगा। तो अब देखो जैसे मैं बोलूँ कि आप मीटर को सेकंड में बदल दो, तो क्या आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है और सेकंड समय का है। तो लेंथ से रिलेटेड जो क्वांटिटीज़ हैं उसी में हम मीटर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मीटर को हम किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, माइक्रोमीटर में चेंज कर सकते हैं, मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ भी आएगा मिली, माइक्रो जो भी आए, लेकिन मीटर ही रहेगा, वो डिस्टेंस का ही यूनिट रहेगा। आप चाहे जैसे भी चेंज कर लो, आप उसको डिस्टेंस से हटा करके और टाइम का या फिर मास का या फोर्स का यूनिट नहीं बना सकते हैं। तो वही कहने का मतलब है, डाइन अगर फोर्स का मात्रक है तो इसका जो वैल्यू है वो भी फोर्स के लिए ही यहाँ पर भी यूनिट यूज हुआ है। और एक बार हमने पढ़ा था कि ये 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, लेकिन अगर डाइन में बात कीजिएगा तो ये 10 के पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसीलिए डाइन का मान बार के मान में अगर प्रतिस्थापित कीजिएगा तो ये लगभग बनेगा 1 बार 10 के पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर जो हमने यहाँ पर लिखा है। और 10 की पावर 6 जो है ये डाइन है। डाइन के जगह पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये 10 के पावर 6 यहाँ पर ऐसे ही रह गया और डाइन के जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दिया 1.02 इंटू 10 टू द पावर -6। तो -6 और +6 वाला तो कैंसिल हो गया वैल्यू, तो बचा 1.02 जो कि लगभग 1 के बराबर है, इसीलिए 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल का, बल का, दाब का, विकृति का या इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों विकृति का मात्रक नहीं है। कारण क्या है इसका? विकृति जो है, अच्छा खासकर देखिएगा कौन सी ऐसी राशियां होती हैं जिसका मात्रक नहीं हो सकता है। जो रेशियो हो, खास करके सेम क्वांटिटी का अगर रेशियो हो जाए, चाहे ऐसे दो क्वांटिटी का रेशियो जिनका ऐसा यूनिट सेम हो, तो वैसे में यूनिट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर इसी टाइप में आप देखिएगा विकृति यानी कि स्ट्रेन, ये क्या है? दोनों ही केस में वीमा या फिर यूनिट सेम हो जाता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए मात्रक बचता नहीं है। आप अगर एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। बाकी जैसे बल का तो आपने देखा न्यूटन है, दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है या फिर पास्कल है। तो सभी के लिए कुछ ना कुछ मात्रक है, लेकिन विकृति का कोई मात्रक नहीं है। बीपीएससी में पूछा गया था 2019 में। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? कितने लीटर के बराबर होता है एक बैरल? ये आपसे पूछा गया है। याद रखना है दोस्तों, एक बैरल जो है ये लगभग 158 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये लगभग 159 लीटर के बराबर चला जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। आप देखिएगा दोस्तों, पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, अब इसे घन मीटर यानी क्यूबिक मीटर में नापा जाता है। क्योंकि ये वॉल्यूम है इसीलिए क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। एक बैरल जो है वो 158 यानी 158.9873 लीटर के बराबर होता है, जो कि लगभग 159 लीटर हो गया। तो आप याद रख सकते हैं, एक बैरल अगर घन मीटर में देखिएगा तो 0.158987 घन मीटर, और अगर यूएस गैलन देखिएगा तो 42 यूएस गैलन, और अगर यूके गैलन देखिएगा तो 34.9723 यूके गैलन के बराबर होता है। लीटर याद रखिए बस 159 लीटर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है।
लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या हो सकती है? 10 के पावर -15। ठीक है, फर्मी मीटर सही आंसर होगा यहाँ पर न्यूनतम। तो आप देखिएगा यहाँ पर माइक्रोन 10 के पावर -6, फिर 3-3 का गैप रहता है, -9 होगा तो नैनो, फिर -10 एंगस्ट्रॉम, और 9 के बाद अगर 10 टू द पावर -12 है तो इसको हम पिको बोलते हैं। ठीक है, और -15 है तो ये फर्मी हो गया, फर्मी मीटर। 10 टू द पावर -15 मीटर, तो ये न्यूनतम हो गया। आगे बढ़ जाएं अब। अगला सवाल यहाँ पर फिर से मिलान करना है। आप देखिएगा सूची 1 और 2 को मिलाना है। एक तरफ है क्यूसेक, बाइट, रिक्टर और बार। बार किसका मात्रक है? अभी हमने देखा था दाब का मात्रक है। रिक्टर पैमाना आपने जरूर सुना होगा, भूकंप की तीव्रता। बाइट किसका मात्रक है दोस्तों? हालांकि कंप्यूटर में से ये रिलेटेड तो जरूर है बाइट, लेकिन स्टोरेज, कंप्यूटर स्टोरेज जैसे मैंने बताया आपका बाइट, फिर आता है मेगाबाइट, एमबी, फिर गीगाबाइट, जीबी, फिर टेराबाइट, टीबी, तो ऐसे ही बढ़ते रहता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्यूसेक किससे रिलेटेड है? यह रेट ऑफ फ्लो से रिलेटेड है, यानी प्रवाह की दर। तो ए को 3 में मिलाया, बी को 4 में मिलाया, सी को मिलाया हमने 2 में, और डी को 1 में, तो 3 4 2 1 सही आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ रहे हैं। तो आई होप कि आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी दिया गया है, यानी कि जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड यानी क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की इकाई है। रिक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने के लिए गणितीय पैमाना है। बार दाब की इकाई है, जो कि 100 किलो यानी कि 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। 100 किलो पास्कल आप बोल सकते हैं। अगला सवाल क्यूसेक। अभी हमने देखा जल के बहाव यानी जल के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक एक यूनिट है, जिसको क्यूबिक फीट प्रति सेकंड, यानी कितना क्यूबिक फीट वाटर एक सेकंड में फ्लो किया। अगला सवाल जो है राजस्थान पीसीएस 2023 में पूछा गया, बहुत पुराना नहीं है। एनटीयू मापने की इकाई है, किसको मापने की इकाई है? पानी की दाब, जल की अम्लता, या जल की आविलता यानी टर्बिडिटी, या फिर जल का तापमान। सही आंसर क्या है दोस्तों? टर्बिडिटी। एनटीयू में टी का मतलब ही टर्बिडिटी है, तो इससे आप समझ सकते थे ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। आप देखिएगा दोस्तों, एनटीयू का जो मतलब है ये है नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, और यह किसी तरल पदार्थ की आविलता यानी कि टर्बिडिटी, या फिर जल में निलंबित कण, जो वह लिक्विड है या फ्लूइड है, उसमें कितने कण निलंबित हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, उनकी उपस्थिति को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एनटीयू का। याद रखना है, नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। तो यह जल की आविलता यानी कि टर्बिडिटी मापने का एक इकाई है। अगला सवाल 70वीं बीपीएससी 2024 का है। निम्नलिखित में कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार अलग-अलग एग्जाम्स में पूछा भी गया है, आपको याद भी रखना है। एक जो सोलर स्थिरांक होता है वह लगभग 1.4 के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही आंसर है, लेकिन साथ में इसका यूनिट भी याद रखना है। 1.4 क्या? तो ये भी याद रखना है कि 1.4 यहाँ पर उसके साथ में यूनिट कौन सा लगा हुआ है। तो यूनिट साथ में याद रखना है 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। आप यहाँ देखिएगा दोस्तों, सोलर स्थिरांक जो है, जिसको सौर स्थिरांक भी कहते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा है। सौर स्थिरांक को सौर विकिरण के प्रवाह घनत्व के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। यह एक वास्तविक स्थिरांक नहीं है, इसमें समय के साथ परिवर्तन संभव है। नासा के अनुसार सोलर स्थिरांक के मान की जो वैल्यू है वो 1.318 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर से 1.422 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। नॉमिनल जो इसकी वैल्यू है वो 1.368 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि एवरेज ये बताया जाता है, या फिर इन दोनों के बीच में ये वेरी करता रहता है। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई वैल्यू है यहाँ पर डेफिनेटली 1.4 हमें मानना चाहिए, क्योंकि ये इनके बीच की भी वैल्यू है। तो 1.4 यहाँ पर सही आंसर है, जो कि नियरेस्ट भी है। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, निम्नांकित में से कौन
एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है नॉट है, पॉइस है, डॉप्सन। डॉप्सन सही उत्तर है यहाँ पर, बाकी सारे गलत है। ऑप्शन बी याद रखिए, डॉप्सन जो है यह ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, या उसकी मोटाई जो है वो डॉप्सन में मापी जाती है, ये याद रखना। देखिएगा दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई जो है ये डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक माप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई यानी कि DU 2.69 इंटू 10 टू द पावर 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है, ये याद रखना है। तो डॉप्सन जो है ये ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई हो गई। अगला सवाल छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को डैश के रूप में मापा जाता है। अभी हमने देखा था डॉप्सन, इसके लिए यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पूछा था दोस्तों वो उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ में और फिर उत्तराखंड पीसीएस में पूछ लिया गया। 2010 में भी पूछा गया, 2005 में भी, कि डॉप्सन किसकी इकाई है? ओजोन परत की मोटाई मापने की एक इकाई है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भी और इस टॉपिक का भी यूपीआरओ एआरओ में पूछा गया है। डॉप्सन इकाई निम्नलिखित में से क्या मापता है या किस चीज को मापा जाता है? तो ओजोन से संबंधित है, तो सीधे तौर पर हम इसमें ऑप्शन ए चूज कर लेते हैं, ओजोन सांद्रता। दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन था, आप यहाँ देख सकते हैं ओजोन सांद्रता मापी जाती है डॉप्सन इकाई से। ओजोन परत की मोटाई भी इसको आप कह सकते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद जो टॉपिक है मापक यंत्र एवं पैमाने, जिसमें अलग अलग यंत्र और उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ये पढ़ना है। जैसे अल्टीमीटर ऊंचाई मापने वाला यंत्र है, विमानों की ऊंचाई मापता है। एमीटर ये विद्युत धारा को मापता है। एनीमोमीटर वायु का वेग मापता है। एंटीनोमीटर ये सौर विकिरण मापता है। तो ऐसे हमें मापक यंत्र पढ़ने हैं। और मापक यंत्र में दोस्तों कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। जैसे इसमें आपने देखा 57 है, वहाँ भी दोस्तों आपको नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 40 प्लस आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है 50 से अधिक क्वेश्चन वहाँ भी 55 के आसपास क्वेश्चन जरूर होंगे, उससे 2-4 क्वेश्चन कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चूंकि जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं पिछले 1-2 सालों में उनमें भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है, तो ये टॉपिक भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों आज फिजिक्स का पहला वीडियो था, ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट सारे लोग ज़रूर किया कीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना क्लास की पीडीएफ के लिए, ये पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। तो कमेंट जरूर कर देना वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो ज़रूर अगला फिजिक्स का जो क्लास है वो काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कमेंट्स ज़रूर कीजिए, आप कमेंट करते हैं तभी हम मोटिवेट होते हैं और वीडियो जल्दी बनाने की कोशिश भी करते हैं और लॉन्ग वीडियो लाने का फिर ऐसा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।